जय हिंद साथियों, शिवा एजुकेशनल एकेडमी झांसी में आप सभी का स्वागत है। आज हम देख रहे हैं हड़प्पा संस्कृति, भारत का प्राचीन इतिहास। इसका आज हम अगला भाग देखेंगे। नए लोगों का आगमन। हड़प्पा संस्कृति के अंतिम चरण के दौरान कुछ विशिष्ट उपकरणों और बर्तनों से सिंधु घाटी में नए लोगों के प्रवेश का संकेत मिलता है। मोहनजोदड़ो के अंतिम चरण में असुरक्षा और हिंसा के कुछ लक्षण दिखाई पड़ते हैं। जगह जगह गहनों के ढेर दफनाए गए। एक ही स्थान पर मानव खोपड़ी को रखा गया। मोहनजोदड़ो के ऊपरी स्तरों पर एक नए प्रकार की कुल्हाड़ियाँ, खंजर, मूठ वाला चाकू और सपाट कटारी मिलते हैं। यह किसी बाहरी घुसपैठ व हमले को दर्शाती है। नए लोगों के निशान बाद के हड़प्पा से संबंधित एक कब्रिस्तान में पाए गए हैं, जहां नए प्रकार के बर्तनों को हाल के स्तरों में देखा गया। बलूचिस्तान में कुछ हड़प्पा स्थलों पर नए प्रकार के मिट्टी के बर्तन भी मिले हैं। बलूचिस्तान इंगित करता है कि ईसा पूर्व 1700 में घोड़े और बैक्ट्रियन ऊँट वहां मौजूद थे। नए लोग ईरान और दक्षिण मध्य एशिया में आए होंगे, लेकिन वे इतनी संख्या में नहीं आए जिसमें पंजाब और सिंध में हड़प्पा की पूरी बसावट पर फैल जाए। यद्यपि ऋग्वैदिक लोग बड़े पैमाने पर 7 नदियों के क्षेत्र में बस गए थे, जहाँ कभी हड़प्पा संस्कृति विकसित थी। हमारे पास विकसित हड़प्पा और इंडो आर्यों के बीच बड़े पैमाने पर किसी भी टकराव का पुरातात्विक सबूत नहीं है। संभवतः वैदिक लोगों का एक समूह सफलतापूर्वक इस उपमहाद्वीप में उस दौर में प्रवेश किया जिसे उत्तर सैदी हड़प्पा चरण कहा जाता है, जो ईसा पूर्व 1500 से 1200 तक था। उत्पत्ति और समस्या। ईसा पूर्व 4000 के आसपास पाकिस्तान में चोलिस्तानी रेगिस्तान के हकरा क्षेत्र में कई पूर्व हड़प्पा कृषि बस्तियों का विकास हुआ। हालांकि ईसा पूर्व 7000 के आसपास कृषि बस्तियां पहले बलूचिस्तान के पूर्वी किनारे पर सिंध मैदानों की सीमा पर नवपाषाण युग में चीनी मिट्टी के दौर से पहले बसीं। तब से लोग बकरियां, भेड़ और अन्य पशु पालते थे। उन्होंने जौ और गेहूं का भी उत्पादन किया। धनार्जन के इन तरीकों का विस्तार ईसा पूर्व 5वीं सहस्त्राब्दी में हुआ, जब भंडारण की स्थापना हुई। ईसा पूर्व 5वीं और 4वीं सहस्त्राब्दी में मिट्टी की ईंटों का उपयोग शुरू हो गया। चित्रित मिट्टी के बर्तन और टेराकोटा की महिला मूर्तियां भी बनने लगी। बलूचिस्तान के उत्तरी भाग में शुरुआती शहर के रूप में सुनियोजित सड़क और व्यवस्थित घरों के साथ रहमान धेरी नामक जगह विकसित की गई। यह स्थल पश्चिम में हड़प्पा के लगभग समांतर स्थित था। यह स्पष्ट है कि बलूचिस्तान की बस्तियों से ही शुरुआती हड़प्पा और विकसित हड़प्पा संस्कृतियाँ विकसित हुईं। कभी कभी हड़प्पा संस्कृति की उत्पत्ति का श्रेय मुख्य रूप से प्राकृतिक पर्यावरण को दिया जाता है। शिल्प और खेती के लिए हड़प्पा क्षेत्र के वर्तमान वातावरण अनुकूल नहीं है, लेकिन ईसा पूर्व 3वीं सहस्त्राब्दी में वहाँ शुष्क और अर्ध रेगिस्तानी स्थितियाँ प्रभावकारी नहीं थी। ईसा पूर्व 3000-2000 में भारी बारिश और सिंधु एवं इसकी सहायक नदी सरस्वती, जो सिंध की सूखी नदी हकरा के लगभग समान है, में सघन जल का प्रभाव इसके प्रमाण है। कभी कभी सिंधु संस्कृति को सरस्वती संस्कृति कहा जाता है, लेकिन हड़प्पन नदी हकरा में पानी के प्रभाव का आना यमुना और सतलज के बदौलत था। हिमालय में विवर्तनिक टेक्टोनिक विकास के कारण यह दोनों नदियाँ कुछ सदियों बाद सरस्वती में शामिल हुईं। इसलिए हड़प्पा संस्कृति को मदद करने का श्रेय वास्तव में सिंधु के साथ इन दोनों नदियों को मिलना चाहिए, अकेले सरस्वती को नहीं। इसके अलावा सिंधु क्षेत्र में भारी बारिश के सबूतों को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। क्या हड़प्पा संस्कृति वैदिक थी? कभी कभी हड़प्पा संस्कृति को ऋग्वैदिक कहा जाता है, लेकिन इसकी प्रमुख विशेषताएं ऋग्वेद में नहीं। नियोजित कस्बों, शिल्प, वाणिज्य और बड़ी ईंटों के बने बड़े ढांचे हड़प्पा काल की विशेषताएं हैं। ऋग्वेद में इनका उल्लेख नहीं मिलता। आगे इसका उल्लेख होगा कि प्रारंभिक वैदिक लोग कृषि के साथ पशुपालन पर निर्भर थे और ईंटों का उपयोग
नहीं करते थे। शुरुआती वैदिक लोगों ने लगभग पूरे हड़प्पा क्षेत्र पर कब्जा कर लिया, लेकिन वे अफगानिस्तान में भी रहते थे। विकसित शहरी चरण में ईसा पूर्व 2500 से 1900 तक चला, लेकिन ऋग्वेद ईसा पूर्व 1500 के आसपास स्थित है। इसके अलावा हड़प्पा और वैदिक लोग पौधों और जानवरों से बिल्कुल भी ही अनभिज्ञ थे। ऋग्वेद में केवल जौ का उल्लेख है, लेकिन हड़प्पा के लोग गेहूँ, सेसामम और मटर से परिचित थे। आरंभिक वैदिक लोग गैंडों से अपरिचित थे, जबकि हड़प्पन लोग गैंडों से परिचित थे। बाघ के संदर्भ में भी ऐसा ही था। वैदिक प्रमुख अश्वारोही होते थे। यही वजह है कि ऋग्वेद में 215 बार इस पशु का उल्लेख किया गया, लेकिन शहरी हड़प्पन लोग शाहिदी घोड़े से परिचित थे। हड़प्पन टेराकोटा में हाथी के संकेत हैं, किंतु घोड़े की तरह प्राचीनतम वेद में यह महत्वपूर्ण नहीं है। हड़प्पन लेखन, जिसे सिंधु लिपि कहा जाता है, अब तक नहीं पढ़ी जा सकी है, लेकिन वैदिक समय का कोई भी इंडो आर्यन अभिलेख भारत में नहीं मिला है। हड़प्पा की भाषाओं के बारे में हमारा कोई स्पष्ट अनुमान नहीं है। हालांकि वैदिक लोगों द्वारा बोली जाने वाली इंडो आर्यन भाषा के विभिन्न रूप दक्षिण एशिया में हैं। निरंतरता की समस्या। कुछ विद्वान हड़प्पा संस्कृति की निरंतरता के बारे में बात करते हैं, जबकि अन्य विद्वान शहरीकरण से लेकर अशहरीकरण के परिवर्तनों के बारे में। चूँकि शहरीकरण हड़प्पा संस्कृति की बुनियादी विशेषता थी, इसके पतन के साथ हम सांस्कृतिक निरंतरता के बारे में नहीं सोच सकते। इसी तरह हड़प्पा शहर का अशहरीकरण महज एक परिवर्तन नहीं है, बल्कि इसका अर्थ लगभग 1500 वर्षों तक कस्बों, लिपियों और पक्की ईंटों का लापता होना है। उत्तर भारत में ये तत्व कुषाण कस्बों के अंत तक गायब नहीं हुए थे। ऐसा कहा जाता है कि ईसा पूर्व 1900 में गंगा के समतल मैदानी इलाकों और उत्तर भारत में हड़प्पा संस्कृति जारी रही। हालांकि ईसा पूर्व पहली सहस्राब्दी के पूर्वार्ध में चित्रित भूरे बर्तन की संस्कृति में कोई महत्वपूर्ण हड़प्पा विशेषता नहीं दिखाई देती। चित्रित भूरे बर्तन (PGW) की संस्कृति बड़ी इमारतों, पक्की ईंटों, कांस्य लेखन से शहरीकरण का सबूत नहीं मिलता, किंतु इस अवधि के बर्तनों को अपना वैशिष्ट्य है। यद्यपि पक्की ईंटों के दो एक उदाहरण ईसा पूर्व 1500 के आसपास मिलते हैं, लेकिन उत्तर भारत में पक्की ईंट का प्रवेश वस्तुतः ईसा पूर्व 300 में उत्तरी काली पॉलिश वाले बर्तन (NBPW) संस्कृति के चरण में हुआ। उसी तरह हड़प्पा संस्कृति समाप्त हो जाने के बाद ब्राह्मी लिपि के रूप में लेखन (NPW) चरण के दौरान मुद्राओं में आया। हालांकि यह बाएं से दाएं लिखा गया था, जबकि हड़प्पा की लिपि को दाएं से बाएं लिखा गया था। इसी तरह NBP मिट्टी के बर्तन हड़प्पा के बर्तनों से संबंधित नहीं है। NBPW काल में लोहे के प्रभावी उपयोग ने ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी में मध्य गंगा के समतल मैदानों में एक नई सामाजिक आर्थिक संरचना को जन्म दिया। हालांकि सिंधु संस्कृति की विशेषता के रूप में न तो लोहा चिह्नित था न सिक्का, जबकि ये दोनों NBPW चरण के पहचान और संकेत थे। सिंधु संस्कृति के कुछ चिटपुट मोती गंगा के मैदानों तक पहुँच तो गए थे, किंतु उन्हें सिंधु की महत्वपूर्ण विशेषता नहीं मानी जा सकती। इसी तरह ईसा पूर्व 2000 के बाद भी चीनी मिट्टी की कुछ हड़प्पन वस्तुओं और टेराकोटा का निर्माण हो रहा था, किंतु ये अकेले विकसित हड़प्पा संस्कृति का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकती। हालांकि सिंधु संस्कृति के बिखरे तत्व राजस्थान, मालवा, गुजरात और ऊपरी डेक्कन की ताम्र पाषाण संस्कृतियों में जारी रहे, किंतु ऐसा प्रतीत होता है कि ईसा पूर्व 1900 में शहरी हड़प्पा संस्कृति के अंत में के बाद इंडो आर्यन और मौजूदा संस्कृतियों के बीच कुछ आदान प्रदान हुआ। हड़प्पा से जुटी मुंडा और प्रोटो ड्रेवियन भाषाएं इस्तेमाल होती रहीं। बातचीत के माध्यम से आर्य और आर्य पूर्व दोनों भाषाएं समृद्ध हुई। हम संस्कृत में मिट्टी के बर्तनों और कृषि के लिए आर्य पूर्व शब्द पाते हैं, लेकिन पलड़ा इंडो आर्यों के पक्ष में भारी रहा, जिनकी भाषा भारतीय उपमहाद्वीप के प्रमुख भागों में फैली हुई थी। का कालक्रम देखेंगे हम। ईसा पूर्व 7000 बलूचिस्तान में सबसे पुरानी कृषि बस्तियाँ।
5वीं सहस्त्राब्दी अनाज का अस्तित्व, मिट्टी की ईंटों का उपयोग। 4000 चोलिस्तान पाकिस्तान में पूर्ण हड़प्पा बस्ती। 3000 2000 सिंधु और सरस्वती में भारी बारिश और पानी का प्रभाव। 2500 से 1900 विकसित हड़प्पा संस्कृति। 2000 शक्तिशाली राज्य एलाम का उदय। सुरकोतला में घोड़े का अवशेष। 1900 से 1500 गुजरात और राजस्थान, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हड़प्पा संस्कृति का क्षरणकाल। 1800 लोथल में चावल का उपयोग। 1900 से 1200 उत्तरी शहरी हड़प्पा संस्कृति। 1700 यमुना और सतलज का सरस्वती में दुराव। बलूचिस्तान में घोड़े और बैक्ट्रियन ऊँट का अस्तित्व। 1500 से 1200 वैदिक लोगों के एक समूह का भारतीय उपमहाद्वीप में आगमन। 300 उत्तरी भारत में पक्की ईंटों का उपयोग, ब्राह्मी लिपि का लेखन। थैंक यू।